करने वाले इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो सचमुच हमारे पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध कर रखती है, यानी गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस विषय की विज्ञान वाली गहराई में उतरने से पहले उस शब्द पर गौर करते हैं जिसे हमारी आम जिंदगी में अट्रैक्शन या आकर्षण कहा जाता है। आमतौर पर आकर्षण का नाम सुनते ही दिमाग में रोमांस, इंसानी रिश्ते या किसी से गहरे लगाव जैसी बातें ही आने लगती हैं, है ना? और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार पर उतना ही जरूरी सवाल उठता है। क्या ये जो सामाजिक या जज्बाती खिंचाव है, भौतिक विज्ञान में जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, क्या ये बिल्कुल वही चीज है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने और प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से इस टॉपिक को पूरी तरह से समझने के लिए आज का ये विश्लेषण 5 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। शुरुआत करेंगे मास अट्रैक्शन के बेसिक कंसेप्ट से, फिर आगे बढ़ेंगे न्यूटन की खोज, इसकी नियमों और रियल वर्ल्ड इफेक्ट्स की तरफ, और आखिर में कुछ पिछले साल के जरूरी प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की और समझते हैं कि आखिर इस मास अट्रैक्शन का सच्चा वैज्ञानिक रूप है क्या। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि गुरुत्वाकर्षण के लिए एक चीज बिल्कुल अनिवार्य है और वो है द्रव्यमान यानी मास। विज्ञान की भाषा में गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो द्रव्यमान रखने वाली हर वस्तु को एक दूसरे की तरफ खींचती है। तो ये एकदम साफ है कि ये सिर्फ भौतिक वस्तुओं को पास लाने वाली एक घटना है, न कि कोई भावनात्मक बंधन। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटेंगे। ये जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर इस प्राकृतिक शक्ति को पहली बार कब और कैसे पहचाना गया था। सच में विज्ञान के इतिहास का ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। साल था 1666 और सोचिए, सिर्फ एक छोटे से पल ने आने वाले पूरे विज्ञान को ही बदल कर रख दिया। एक सेब पेड़ से नीचे गिरता है। आइजैक न्यूटन इस घटना को बड़े ध्यान से देखते हैं और फिर पहली बार इस बल को गणित के जरिए समझाते हैं। बस यही वो ऐतिहासिक लम्हा था जब यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का जन्म हुआ। और यही ऐतिहासिक पल हमें ले आता है हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, जो कि इन सभी कैलकुलेशंस की सबसे बड़ी मास्टर चाबी है। जी हाँ, द मास्टर की फॉर्मूला। ये साफ तौर पर दिखाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल 2 चीजों पर निर्भर करता है। F = G × m1 × m2 अपॉन r²। इसका सीधा सा मतलब है कि ये फोर्स 2 द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक बात, इस विशिष्ट संख्या को तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जिसे कैपिटल G से दर्शाया जाता है। इसका मान 6.673 × 10⁻⁻11 होता है और इसकी सटीक इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। इसे एकदम पक्का याद कर लीजिए। चलिए फॉर्मूलों की दुनिया से निकलकर अब चौथे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि असली दुनिया में, हमारी अपनी धरती पर इसके कितने बड़े असर देखने को मिलते हैं। सिर्फ गिरते हुए सेब ही नहीं, समंदर में आने वाले ज्वार भाटे यानी टाइड्स के पीछे भी इसी अदृश्य शक्ति का पूरा हाथ है। ये चंद्रमा और सूर्य के खिंचाव का ही नतीजा होते हैं। एक और बात, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अपनी ओर खींचने वाला होता है और जब चांद धरती के सबसे करीब होता है तब इसका असर सबसे ज्यादा होता है। और क्या आप जानते हैं, किसी भी चीज का जो असल वजन होता है वो और कुछ नहीं, बस धरती द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। अब वक्त है हमारे आखिरी और 5वें हिस्से का। मास्टर की फॉर्मूला और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझने के बाद अब इसी जानकारी को पिछले साल के कुछ असली परीक्षा प्रश्नों पर लागू करके देखते हैं। शुरुआत एक बिल्कुल बेसिक सवाल से करते हैं जो परीक्षकों का भी काफी पसंदीदा है। सवाल है कि 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल असल में किन चरों यानी वेरिएबल्स पर निर्भर करता है। न्यूटन के उस मास्टर फॉर्मूले को जरा याद कीजिए। सही जवाब बहुत ही स्पष्ट है। ये वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की सटीक दूरी, इन दोनों ही चीजों पर निर्भर करता है। चलिए अब दूरी वाले वेरिएबल को बदलकर इस चुनौती को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अगर धरती और एक सेब के बीच की दूरी दोगुनी यानी 2x हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल F का क्या होगा? क्योंकि फोर्स दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए दूरी को 2 गुना करने का मतलब है कि 2 का वर्ग यानी 4। तो लॉजिक के हिसाब से जो ओरिजिनल बल था वो 4 से विभाजित हो जाएगा। मतलब नया बल
F/4 बन जाएगा। अब इसका एकदम उल्टा सोचते हैं, क्या होगा जब दूरी तो वही रहे लेकिन द्रव्यमान में भारी बदलाव आ जाए? सवाल यह है कि यदि किसी एक वस्तु का द्रव्यमान उसकी शुरुआती वैल्यू से 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो नया गुरुत्वाकर्षण बल क्या निकल कर आएगा? जो कि बल द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है, इसलिए द्रव्यमान को 4 से गुणा करने का असर सीधा फोर्स पर पड़ेगा। परिणाम ये होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल भी तुरंत 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि फाइनल फोर्स हो जाएगा 4F। अब आते हैं आज के आखिरी एग्जाम चैलेंज पर। यहाँ नंबर्स का कोई झंझट नहीं है, बस आपको शुद्ध फॉर्मूले को पहचानना है। जब m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं A और B एक दूसरे से d दूरी पर हों, तो फोर्स F के लिए कौन सा समीकरण बिल्कुल सत्य है? इन विकल्पों को ध्यान से देखने पर सही मास्टर की फॉर्मूला निस्संदेह अंतिम विकल्प ही है। यही समीकरण सही ढंग से स्थिरांक g दोनों द्रव्यमानों और दूरी के वर्ग को एक साथ जोड़ता है, यानी F = G × M / D²। तो बस इसी के साथ हमारे गणित और विश्लेषण का ये सफर